हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी बड़े पावर प्लांट में जब उसका स्टार्टअप करना होता है, यानी कि जब उस पावर प्लांट का मेन बॉयलर मेन टरबाइन को चालू करना होता है, तो उस समय पहले एक ऑक्सिलरी बॉयलर को चालू किया जाता है, एक छोटे बॉयलर को चालू किया जाता है। क्योंकि प्लांट के स्टार्टअप के समय भी हमें कई जगह में स्टीम लगती है। जब मेन बॉयलर चालू नहीं हुआ रहता है तब भी हमें कुछ कुछ इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, जैसे डी एरिएटर चार्जिंग करने के लिए, एचएफओ को हैंडल करने के लिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हमें एक ऑक्सिलरी बॉयलर की मदद लेनी पड़ती है। और सबसे कॉमन बड़े पावर प्लांट्स में जो ऑक्सिलरी बॉयलर आपको देखने को मिलेगा वो है एक स्टीलिंग बॉयलर, या फिर हम इसे एक बेंट ट्यूब बॉयलर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम एक स्टीलिंग बॉयलर के बारे में बात करेंगे। एक स्टीलिंग बॉयलर कैसे काम करता है, एक स्टीलिंग बॉयलर के ऑपरेटिंग पैरामीटर, और किस तरह का सर्किट वाटर का और स्टीम का एक स्टीलिंग बॉयलर में रहता है, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टीलिंग बॉयलर बेसिकली एक बेंट ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स रहती है वो बेंट रहती है, स्ट्रेट ट्यूब्स नहीं रहती। जो ट्यूब्स जो ड्रम को जोड़ती हैं वह बेंड रहती हैं। किसी भी बेंट ट्यूब बॉयलर के मेन इक्विपमेंट ड्रम्स और हेडर्स ही होते हैं जिनमें यह बेंट ट्यूब जुड़ी होती हैं। लार्ज सेंट्रल पावर स्टेशंस में यह बॉयलर एज अ ऑक्सिलरी बॉयलर बहुत यूज होता है। एक स्टीलिंग बॉयलर आपको 50,000 केजी पर हावर की रेट से स्टीम दे सकता है, और वह 60 बार तक मैक्सिमम प्रेशर में आपको स्टीम दे सकता है। मेरे बगल में आप एक स्टीलिंग बॉयलर का डायग्राम देख सकते हैं। इस बॉयलर में आप ऊपर की तरफ दो ड्रम्स को देख सकते हैं और नीचे की तरफ एक ड्रम है। जो ऊपर की तरफ दो ड्रम है उन्हें हम स्टीम ड्रम्स कहते हैं, और जो नीचे की तरफ ड्रम है उसे हम मड ड्रम कहते हैं। और यह जो ऊपर वाले स्टीम ड्रम्स है दोनों, यह नीचे वाले मड ड्रम से बेंट ट्यूब की मदद से कनेक्टेड हैं। और जो ऊपर के दोनों ड्रम्स है स्टीम ड्रम्स है, उन ड्रम्स में आधा वाटर भरा रहता है और आधा स्टीम भरा रहता है। और यह ड्रम का वाटर पार्ट भी दोनों ड्रम का एक दूसरे के साथ ऊपर का इंटरकनेक्टेड रहता है, और स्टीम पार्ट भी दोनों स्टीम ड्रम्स का इंटरकनेक्टेड रहता है, ताकि हमें इन दोनों ड्रम्स में वाटर और स्टीम के बीच में इक्वल बैलेंस मिले। और क्लीनिंग पर्पस के लिए इन तीनों ड्रम में, यानी दोनों स्टीम ड्रम में और मड ड्रम में, हर एक साइड में मैन होल दिया हुआ है। फीड वाटर जो इकोनोमाइजर से होके आता है वह इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। वह सबसे पहले फर्स्ट स्टीम ड्रम में जाता है, जिसमें एक बैफल लगा रहता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस बैफल का काम रहता है कि जो वाटर है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड करना, उसे बेंट ट्यूब में भेजना। और इस ड्रम 1 से जो वाटर है वह सीधे इन बेंट ट्यूब्स के थ्रू होते हुए मड ड्रम में जाता है। जो एकदम रियर साइड की बेंट ट्यूब्स आपको दिख रही है एकदम लेफ्ट तरफ की, वहां से वाटर इस ड्रम 1 से सीधे मड ड्रम में जाता है, जिससे कि जो वाटर में प्रेजेंट मड पार्टिकल्स है और दूसरी इम्प्यूरिटीज है वह इस मड ड्रम में जाती है और वहां पे नीचे में कलेक्ट हो जाती है। और क्योंकि इस मड ड्रम के आसपास ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता, इसलिए यह इम्प्यूरिटीज जो मड ड्रम में कलेक्ट होती है वो इस ड्रम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। और इस मड ड्रम में ब्लो ऑफ कॉक भी दिया जाता है, जहां से इम्प्यूरिटीज को ब्लो ऑफ किया जाता है। और इस मड ड्रम में भी बैफल लगा रहता है, जैसा कि स्टीम ड्रम 1 में बैफल लगा था। जो बैफल रहता है मड ड्रम में वह प्योर वाटर को डिफ्लेक्ट करता है और उसे वापस वर्टिकल पाइप्स के थ्रू स्टीम ड्रम 1 में भेज देता है, यानी कि नीचे मड ड्रम से वाटर अब वापस ऊपर की तरफ स्टीम ड्रम 1 में एक तरफ के पाइप से चला जाता है। और इस मड ड्रम में एक और सेट बेंट ट्यूब्स का लगा रहता है, और इन बेंट ट्यूब में जो वाटर जाता है वह वाटर ट्यूब्स के थ्रू होके स्टीम ड्रम नंबर 2 में जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मड ड्रम और स्टीम ड्रम 2 के बीच में जो बेंट ट्यूब कनेक्टेड है, ये सीधे फर्नेस के ऊपर से होके जाती हैं, जिसके कारण इन बेंट ट्यूब्स में जो वाटर रहता है उसका टेम्परेचर दूसरे पोर्शन में जो वाटर है उससे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और जो मेजर इवापोरेशन होता है वाटर का वह इन्हीं बेंट ट्यूब्स में होता है, यानी कि जो बेंट ट्यूब मड ड्रम से स्टीम ड्रम 2 में कनेक्टेड है, जो फर्नेस के ऊपर से होके जा रही हैं, एकदम एक्सट्रीम राइट तरफ है, उन पाइप्स में ही मेजर एवापोरेशन इस बॉयलर में होता है। अब यह जो स्टीम ड्रम 1 और 2 में जो स्टीम है, क्योंकि ये स्टीम ड्रम 1 और 2 इन दोनों का स्टीम सेक्शन और वाटर सेक्शन भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ताकि स्टीम और वाटर के बीच में इन दोनों ड्रम्स में बैलेंस रहे।
इससे जो स्टीम जनरेट होती है वह एक स्टीम पाइप के थ्रू सुपर हीटर इनलेट हेडर में भेज दी जाती है और इस हेडर में सुपर हीटर ट्यूब्स कनेक्टेड रहती हैं जहां से ये स्टीम इस सुपर हीटर ट्यूब्स के थ्रू होके सुपर हीटर आउटलेट हेडर में पहुंचती है। और ये जो सुपर हीटर ट्यूब्स है ये बिल्कुल फ्लू गैस के रास्ते में है, इसलिए ये जो सुपर हीटर ट्यूब्स है ये जो हीट एक्सचेंज करती है ये पूरी तरह से फ्लू गैसेस से हीट एक्सचेंज करती है। यानी कि इन ट्यूब्स में जो सुपर हीटर ट्यूब्स में जो स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो फ्लू गैस के हाई टेम्परेचर के कारण इंक्रीज होगा। उसके बाद फाइनली सुपर हीटर आउटलेट हेडर में यह स्टीम पहुंचती है और फिर सुपर हीटर आउटलेट हेडर से यह स्टीम स्टॉप वाल्व में भेज दी जाती है जहां से यह फर्दर जिस वर्क के लिए स्टीम को हम बनाए हैं वहां जाने के लिए स्टीम रेडी हो जाती है। अब जो इस बॉयलर में कंबशन होता है, जो कंबशन प्रोडक्ट्स उठते हैं उस ग्रेट से वह अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में एस के शेप में फ्लो होते हैं, क्योंकि इस बॉयलर में अलग अलग जगह में फायर ब्रिक्स बैफल्स लगे रहते हैं और यह कंबशन प्रोडक्ट्स फाइनली चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। और जो इन फायर ब्रिक्स का यूज किया जाता है इस बॉयलर में, जैसे जैसे इस बॉयलर में ऑपरेशन होते जाता है ये फायर ब्रिक्स रेड हॉट हो जाते हैं, जिससे कि जो बॉयलर अगर शटडाउन कंडीशन में है तो उसे जल्दी ठंडा नहीं होने देती ये रेड हॉट फायर ब्रिक्स। या फिर अगर बॉयलर का फायर डोर गलती से खुला छूट जाए और कोल्ड एयर अंदर बॉयलर में रश करने लगे तो भी बॉयलर के टेम्परेचर में ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आता इन रेड हॉट फायर ब्रिक्स के कारण। और जो ये इनमें स्टीम ड्रम्स, मड ड्रम्स हैं, बेंट पाइप हैं, यह सब स्टील बीम से कनेक्टेड रहते हैं, इनका फायर ब्रिक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो हम बोल सकते हैं कि एक स्टीलिंग बॉयलर ज्यादा लाइटर रहता है, ज्यादा एफिशिएंट रहता है एक स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर से। लेकिन क्योंकि इसमें बेंट ट्यूब्स का यूज होता है इसलिए इसमें इंस्पेक्शन करना और क्लीनिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक ऑक्सिलरी बॉयलर जो बहुत से पावर प्लांट्स में यूज होता है यानी कि एक स्टीलिंग बॉयलर के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।